हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? अरे कुछ तो जवाब दे दो। बढ़िया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब अगर आप लोग बिल्कुल बढ़िया हैं, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की बात आगे। दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में मैंने आप लोगों को समझाना शुरू किया था और मुझे अच्छे से ध्यान है कि प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि भैया सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी कंपनी में एक प्रोडक्ट कई प्रोसेस से गुजरने के बाद अगर तैयार होता है तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग जो तरीका लगाते हैं उस तरीके को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। और प्रोसेस कॉस्टिंग में कोई खास बात नहीं होती, सिंपल सा लॉजिक है कि आप लोगों को अपनी प्रोसेस 1 की कॉस्ट लेनी है, उसमें प्रोसेस 2 की कॉस्ट लेनी है, उसमें प्रोसेस 3 की कॉस्ट लेनी है, और जब आप सारी प्रोसेस की कॉस्ट को जोड़ लोगे तो आपके पास प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस भी होगा, एबनॉर्मल लॉस भी होगा, एबनॉर्मल गेन भी होगा। प्रोसेस 2 में भी नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन होंगे, प्रोसेस 3 में भी होंगे। तो अपने को हर स्टेप पे, हर प्रोसेस में उस नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट भी करते हुए चलना है। तो मेनली जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ इतनी सी बात को लेकर थी, हाँ कि ना? बिल्कुल। तो चलिए बेटा, आज अपन चलते हैं आगे और अब अपन लिखना शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आप मुझे पहले तो ये बताओ कि क्या मैंने कल आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग लिखवा दिया था? हाँ जी, या मीनिंग भी नहीं लिखवाया था, सिर्फ हेडिंग डलवाया था? तो चलिए बेटा, आज अपन हेडिंग से आगे बढ़ेंगे। तो ये लीजिए, मैंने यहां पे हेडिंग डाल दिया है प्रोसेस कॉस्टिंग। चलिए जी, मैंने यहां पे हेडिंग डाल दिया है प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। चलिए जी बेटा, लिखना शुरू करें। सबसे पहला प्रोसेस कॉस्टिंग में आप लोग लिखना शुरू करें मीनिंग, कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है। सुने, व्हेन अ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, when a product is produced after passing through, when a product is produced after passing through a number of different processes, after passing through a number of different processes, then the method which we follow to calculate cost of such product, is called प्रोसेस कॉस्टिंग। तो बेटा, ऐसे प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग तरीका लगाते हैं उस तरीके को बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। और प्रोसेस कॉस्टिंग की ट्रिक मैंने बताई, प्रोसेस 1 की कॉस्ट प्लस प्रोसेस 2 की कॉस्ट प्लस प्रोसेस 3 की कॉस्ट, और एट द सेम टाइम मुझे एडजस्ट करना क्या है, उन तीनों प्रोसेस में होने वाले नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को एडजस्ट करते हुए चलना है। दैट्स इट। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। अच्छा, हेडिंग डाल दीजिए टॉपिक्स फॉर डिस्कशन। अब हमारे टॉपिक्स क्या रहेंगे डिस्कशन के लिए, वो सुनिए। सबसे पहला मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक फॉर्मेट्स ऑफ प्रोसेस अकाउंट्स। मतलब हम लोग प्रोसेस के अकाउंट्स जो बनाएंगे बेटा, प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट। तो वो प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाते हैं ये सिखाऊंगा। नंबर 2, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा how to calculate
वैल्यू ऑफ आउटपुट्स। बेटे जो हमारे आउटपुट्स हैं उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा मैं? अपने आउटपुट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद में बेटा तीसरे नंबर पे मैं आपको सिखाऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन आउटपुट्स। मतलब अगर मान लीजिए कोई खर्चा आउटपुट पर बेस्ड है, जैसे रॉयल्टी, अब रॉयल्टी का खर्चा किस पे लगता है? आउटपुट पे। जैसे पैकिंग, पैकिंग का खर्चा किस पे लगता है? आउटपुट पे। तो अगर कोई भी खर्चा आउटपुट पे आधारित है तो उस खर्चे का ट्रीटमेंट कैसे होगा वो सिखाऊंगा। नंबर 4, फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। सर इसका मतलब क्या हुआ? ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मतलब यदि आप आधा बना हुआ माल भी बेच रहे हो, जैसे प्रोसेस 1 में जो माल बना वो पूरा कंप्लीट नहीं है ना, वो प्रोसेस 2 में जाएगा, फिर प्रोसेस 3 में जाएगा, फिर प्रोसेस 4 में जाएगा, तब जाके कंप्लीट होगा। लेकिन अगर मान लो प्रोसेस 1 कुछ माल प्रोसेस 2 को देती है, बाकी का बाजार में बेच देती है, प्रोसेस 2 थोड़ा माल प्रोसेस 3 को देती है, बाकी बाजार में बेच देती है, प्रोसेस 3 थोड़ा माल प्रोसेस 4 को देती है और बाकी माल बाजार में बेच देती है। इसका मतलब मेरी प्रोसेस आधे बने हुए माल को भी बेच रही है, हां कि ना? तो अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, मतलब आधा बना हुआ माल भी बिक रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। मतलब यदि प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को माल बेचा प्रॉफिट जोड़ के, प्रोसेस 2 ने प्रोसेस 3 को माल बेचा प्रॉफिट जोड़ के, प्रोसेस 3 ने प्रोसेस 4 को माल बेचा प्रॉफिट जोड़कर, तो उस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे होगा? ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, हां जी। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, मतलब टेक्निकल क्वेश्चन नहीं, लॉजिकल क्वेश्चंस, मतलब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस। ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कॉमन सेंस लगाना इतना इजी काम नहीं होता। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे ये 6 टॉपिक। तो इस पूरे चैप्टर में मैं आपको ये 6 टॉपिक सिखाने वाला हूं। आइए दोस्तों शुरुआत करेंगे टॉपिक 1 से। टॉपिक 1 का हेडिंग डाल दीजिए। शुरुआत करेंगे टॉपिक नंबर 1 से, और मैं चाहता हूं आप लोग टॉपिक नंबर 1 का हेडिंग डाल दीजिए, फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट्स टू बी मेड। बेटा जो अपन लोग प्रोसेस अकाउंट्स बनाने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए, वो कैसे बनते हैं वो सुनो। हां जी, लिखें फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, for process costing of a product we prepare the following accounts। बेटा प्रोडक्ट्स की प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए, प्रोडक्ट्स की प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए हम ये सारे के सारे अकाउंट्स तैयार करते हैं। सर कौन से अकाउंट्स? जैसे बेटा मान लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट 2 प्रोसेस से गुजरने के बाद तैयार होता है। पहली प्रोसेस है प्रोसेस ए,
और दूसरी है प्रोसेस बी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये ध्यान रखना कि आप लोग जब सवाल करेंगे तो हो सकता है आपके सवाल में 3 प्रोसेस हो या 4 प्रोसेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस 3 हो या 4 हो, प्रोसेस अकाउंट इसी तरीके से बनेगा। तो ये लीजिए बेटा, ये हमने यहां पे बना दिया प्रोसेस अकाउंट, यूनिट्स रुपीस, यूनिट्स रुपीस। सुना क्या? हां जी। अब जरा ध्यान से देखो प्रोसेस ए अकाउंट कैसे बनता है। बहुत सिंपल है, सुनते चले, बहुत इजी है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। हां जी, सुन रहे एकदम? अब सुनो, देखो बेटा, ऐसा समझो कि प्रोसेस 1 में मैंने डायरेक्ट मटेरियल लगाया। अब यहां पे मैं लिख दूंगा यूनिट्स और यहां पर मैं लिख दूंगा रुपीस, यूनिट्स और रुपीस। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूं और यहीं पर आज आप मेरी बात को सुन लो। ये जो यहां पर यूनिट्स के कॉलम में अपन यूनिट्स लिखते हैं, ये कभी भी रॉ मटेरियल के यूनिट नहीं लिखे हुए होते, ये कभी भी रॉ मटेरियल के यूनिट नहीं होते। ये जो यूनिट यहां पर लिखा हुआ है, ये यूनिट जो है, ये यूनिट है किसका? बनने वाले फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स यहां पर लिखे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब समझना, मान लीजिए मैंने 10,000 किलो रॉ मटेरियल लगाया, मैंने 10,000 किलो रॉ मटेरियल लगाया, और बेटा मैंने साथ में आपको यह भी बता दिया कि एक यूनिट बनाने में 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है। मेरा फिनिश्ड गुड्स का एक यूनिट बनाने में 2 किलो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। तो आप मुझे बताइए, मैंने 10,000 किलो रॉ मटेरियल लगाया, इसका मतलब मैंने 5,000 यूनिट बनाने का रॉ मटेरियल लगाया है। तो ध्यान रखना दोस्त, यहां पर जो यूनिट आप लिखोगे वो यूनिट आप 10,000 किलो नहीं लिखोगे, बल्कि 5,000 यूनिट लिखोगे। आप मुझे जल्दी से बताओ, आप कॉस्ट किसकी निकाल रहे हो? रॉ मटेरियल की या प्रोडक्ट की? प्रोडक्ट की। तो यूनिट कौन से आएंगे? प्रोडक्ट के। समझ रहे हो बेटा बात? तो ध्यान रखना, यहां पर हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि प्रोसेस कॉस्टिंग में जो तुम यूनिट्स लिखते हो वो यूनिट तुम्हारे प्रोडक्ट के यूनिट होते हैं, रॉ मटेरियल के यूनिट नहीं होते। तो आपने यहां पे लिख दिया कि साहब मैंने 5,000 यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगाया, 5,000 यूनिट बनाने का रॉ मटेरियल लगाया। अच्छा, फिर ये जो 5,000 यूनिट हैं, इनके ऊपर मैंने डायरेक्ट वेजेस लगा दी। इन 5,000 यूनिट के ऊपर मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा दिए। इन 5,000 यूनिट के ऊपर मैंने ओवरहेड्स लगा दिए। तुम सुन रहे हो क्या? अब कई बच्चे मुझसे बोलते हैं, सर एक बात मुझे बताओ कि आपने वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड के आगे यूनिट क्यों नहीं लिखे? बेटा आप मुझे बताओ कि अगर मैं 5 यूनिट बनाने का रॉ मटेरियल लगा रहा हूं, उस पे मैं वेजेस लगाऊंगा, उस पे मैं डायरेक्ट एक्सपेंस लगाऊंगा, उसमें मैं ओवरहेड लगाऊंगा, तो बनने वाली यूनिट कितने होंगे? 20 या 5? 5। समझो बेटा, यहां पर ये जो आपने डायरेक्ट वेजेस लगाई है, ये जो आपने डायरेक्ट एक्सपेंस लगाया है, ये जो आपने ओवरहेड लगाया है, ये इन्हीं 5 यूनिट्स के ऊपर लगाया है जो मैंने ऊपर लिख रखी हैं। तो इन्हें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने बार बार लिखा तो पता चलेगा 5 यूनिट बनाने का रॉ मटेरियल था, उस पे वेजेस लगाई, ओवरहेड लगाया, डायरेक्ट एक्सपेंस लगाया, तो तुम्हारे हिसाब से यूनिट कितनी बननी चाहिए? 20। अरे सुना क्या? एक शर्ट के कपड़े पर अगर एक शर्ट की लेबर लगाओगे तो शर्ट एक बनेगी कि 2? एक, क्योंकि लेबर भी तो उसी शर्ट के ऊपर लगी है। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना, यूनिट की संख्या सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल के सामने लिखना, दोबारा मत लिखना। अरे समझ गए क्या? एक और बात ध्यान रखना, ये बनने वाले फिनिश्ड गुड्स की संख्या है, रॉ मटेरियल की यूनिट नहीं है। अब सुनो, एक बात मुझे बताओ, आपको ध्यान है हम लोग कॉस्टिंग कैसे करते थे? अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखा था, अपन ने कल भी सीखा था। प्रोसेस 1 की कॉस्ट में से 2 चीजें हटानी है अपने को, नॉर्मल लॉस के यूनिट और नॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू। हां कि ना? तभी तो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट बाकी के बचे हुए यूनिट में डिवाइड होगी। अब मैं
ध्यान से देखना, लिखना मत कुछ भी। कल का वर्किंग नोट याद है, कल जो मैं समझा रहा था तुमको, यहां पर इसमें से क्या माइनस करूं? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की यूनिट अगर मैं माइनस कर दूंगा और इसको बेचकर, इसके कचरे को बेचकर जो साल्वेज वैल्यू मिलने वाली है उसे लेस कर दूंगा, तो आप मुझे बताइए क्या मेरे पास बाकी बचे हुए यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी? हां जी, क्या नॉर्मल लॉस की कॉस्ट बाकी के बचे हुए यूनिट में डिवाइड हो जाएगी? अरे नॉर्मल लॉस मतलब ऐसा लॉस जिसको रोक नहीं सकते क्योंकि वो प्रोडक्शन का पार्ट है। अब उससे जो कचरा निकलेगा, उस कचरे को बेचने से जो पैसा मिलेगा वो मेरी क्या है? कॉस्ट की रिकवरी। तो वो भी तो कॉस्ट में से लेस करूंगा, हां कि ना? समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या बाकी बचे हुए यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी? बोलो ना बेटा, आ जाएगी। अब मैं ये कह रहा हूं नॉर्मल लॉस को यहां लेस करने की बजाय अगर मैं बाय वाली साइड में लिख दूं तो कोई दिक्कत है? नॉर्मल लॉस को यहां पे लेस करने की बजाय बाय वाली साइड में लिख दूं तो एक ही बात है। तो मैं नॉर्मल लॉस को बेटा मैं नॉर्मल लॉस को इधर लिख दूंगा बाय नॉर्मल लॉस, यूनिट में यूनिट लिख दिया, और अमाउंट में मैं लिखूंगा साल्वेज वैल्यू। अब एक बात मुझे बताओ, नंबर ऑफ यूनिट में से नॉर्मल लॉस के यूनिट अगर हटा दोगे तो पूरी की पूरी कॉस्ट बाकी के बचे हुए यूनिट में डिवाइड हो जाएगी, और नॉर्मल लॉस को बेचने से जो साल्वेज वैल्यू मिल रही है वो कॉस्ट की रिकवरी है, वो कॉस्ट में से लेस हो जाएगी। देख लो, मैंने नॉर्मल लॉस की साल्वेज वैल्यू को कॉस्ट में से लेस कर दिया और नॉर्मल लॉस के यूनिट को यूनिट में से लेस कर दिया। पक्की बात? अब जो माल बन के पैदा होगा वो अगली प्रोसेस में चला जाएगा बाय प्रोसेस बी। हां जी, जो माल पैदा होगा वो अगली प्रोसेस में चला जाएगा। आप मुझे जल्दी से बताओ, बात समझ में आ रही है? हां जी, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब सोच के जवाब देना। मेरा इनपुट है 100 यूनिट का, नॉर्मल लॉस है मेरा 10, तो माल बनना कितना चाहिए था? 90। मान लो मेरा माल बना 80, तो आप मुझे बताइए क्या बाकी का 10 एबनॉर्मल लॉस है? अच्छा बताओ, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को बाकी बचे हुए यूनिट बियर करते हैं या एबनॉर्मल लॉस को हम कॉस्टिंग पी एंड एल से चार्ज करते हैं? कॉस्टिंग पी एंड एल से। अच्छा, वैसे ये भी बोल सकते हो 100 यूनिट का इनपुट है, 80 यूनिट का आउटपुट है, तो लॉस कितना है? 20। नॉर्मली कितना लॉस होता है? 10। अब की बार कितना लॉस हुआ? 20। तो 10 के ऊपर जो 10 का लॉस हुआ वो क्या है? एबनॉर्मल लॉस। पक्की बात है? अच्छा, तुम मुझे सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दो, लॉस को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट? लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। तो अपन करेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए। तो प्रोसेस ए में आ जाएगा बाय एबनॉर्मल लॉस। ये लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एबनॉर्मल लॉस किस पर आता है? कॉस्ट पर। और जो अगली प्रोसेस को माल बना के दिया ये भी किस पर आएगा? कॉस्ट पर। सर आपने एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट पे क्यों लिया? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस की जो भी कॉस्ट है वो सीधे कॉस्टिंग पी एंड एल में चली जाएगी, वो बाकी के बचे हुए यूनिट में डिवाइड नहीं होगी। और बेटा नॉर्मल लॉस में मैंने कॉस्ट क्यों नहीं लिखी? क्योंकि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को मुझे बाकी के बचे हुए यूनिट में बांटना है, इसलिए मैंने कॉस्ट में कुछ नहीं लिखा। अरे समझा क्या? पक्की बात? हां जी, ये प्रोसेस अकाउंट बनाना समझ में आ रहा है क्या? बहुत मुश्किल तो नहीं है? लो बेटा, टोटल लगा के बताओ बेटा, कितना टोटल आ रहा है? हाँ, टोटल ही बताओगे मुझे? मत बताओ, मैं खुद ही टोटल लगा के लिख दूंगा। लिख दिया मैंने टोटल, ठीक है? हां जी, तो ये लीजिए बेटा, इस तरीके से हमारा प्रोसेस ए अकाउंट बन जाता है। तो आप मुझे बताइए, प्रोसेस ए से जो 80 यूनिट निकले बनके, उनकी कॉस्ट यहां पे आ गई। ये जो कॉस्ट है ना, ये वो कॉस्ट है जो प्रोसेस ए में लगी है इन 80 यूनिट पर।
अब इनमें अगर मैं प्रोसेस बी की कॉस्ट को जोड़ दूं तो क्या मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी बने हुए माल की? अरे समझे क्या? पॉइंट समझ में आ गया? बढ़ू आगे। अच्छा, प्रोसेस ए के बाद में हम लोग बनाएंगे प्रोसेस बी अकाउंट। हाँ जी, यूनिट्स रुपीस, यूनिट्स रुपीस, ठीक है। अब आपने प्रोसेस ए में लिखा था बाय प्रोसेस बी, तो प्रोसेस बी में आ जाएगा टू प्रोसेस ए, टू प्रोसेस ए। अब दिमाग लगा के देखो, प्रोसेस ए की 80 यूनिट के ऊपर जितनी कॉस्ट थी वो आपने यहां पे लिख दी। अब प्रोसेस ए की कॉस्ट में प्रोसेस बी की जितनी भी कॉस्ट हैं वो सब जोड़ दो। टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू ओवरहेड्स। बेटा जल्दी से मुझे ये देख के बताओ, क्या तुमको ये बात समझ में आ रही है कि तुमने प्रोसेस ए की कॉस्ट में प्रोसेस बी की सारी कॉस्ट जोड़ ली तो क्या टोटल कॉस्ट आ गई है? हां जी, टोटल कॉस्ट आ गई या नहीं आई? जल्दी बोलो। आ गई। अब आप मुझे बताओ, जैसे प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस हुआ था वैसे प्रोसेस बी में भी तो नॉर्मल लॉस होगा, और उस नॉर्मल लॉस की कॉस्ट बाकी के बचे हुए यूनिट में डिवाइड हो जाएगी। तो कर दो बाय नॉर्मल लॉस जो भी यूनिट्स हैं और उसकी जो भी साल्वेज वैल्यू है, जो भी उसकी साल्वेज वैल्यू है वो आ जाएगी। अब यहां पे देखो, इन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जो जस्ट मैं अभी आ ही रहा था। इन्होंने पूछा सर अब की बार आपने डायरेक्ट मटेरियल में यूनिट नहीं लिखा, यूनिट नहीं लिखा। मैंने बोला ऐसा समझो, प्रोसेस 1 में मैगी के नूडल्स बनते हैं और प्रोसेस 2 में मसाला बन के पैक होता है, ठीक है। पहली प्रोसेस में 100 पैकेट, किलो नहीं, मैगी के 100 पैकेट बन जाएं इतना मटेरियल मैंने लगाया। नॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, 80 नूडल्स बन के प्रोसेस बी में गए। अब यहां पे 80 पैकेट आ गए, 80 पैकेट नूडल्स। अब आप मुझे जल्दी से बताओ, अगर आपने 80 मसाला डाल दिए तो मैगी कितनी बनेगी? 160? नहीं ना। आप मुझे बताओ, ये जो मसाला डाला है, ये मसाला आपने क्या इन्हीं 80 पैकेट का डाला है? हां, तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है ये इसी के ऊपर लग रहा है। ये डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सब इसी के ऊपर लग रहे हैं। नहीं आया समझ में? अच्छा चलो एक और एग्जांपल देता हूं। सोचो, मान लेते हैं मेरा पहला डिपार्टमेंट में जूते का सोल बना, जूते का तला, सोल, और ये सोल 80 सोल आ गए डिपार्टमेंट 2 में। अब डिपार्टमेंट 2 में इसके ऊपर 80 कवर लगेंगे तभी तो जूता बनेगा। अरे जूते के ऊपर आगे ये घर जैसा ऊपर जो कवर है वो लगेगा तभी तो जूता बनेगा। ये तो सोल है। अब सेकंड प्रोसेस में ऊपर कवर लगेगा। अब आप मुझे बताइए, अगर 80 जूते के सोल आए और उसके ऊपर मैंने 80 कवर लगा दिए तो जूते कितने रहेंगे? 80 की 160, 80। तो आप ये समझो, ये जो सेकंड वाली प्रोसेस में मटेरियल लग रहा है, ये सेकंड वाली प्रोसेस में जो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है ये इसी 80 यूनिट के ऊपर लग रहा है, और इससे नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? इसलिए ध्यान रखना, प्रोसेस 2 में जब डायरेक्ट मटेरियल लिखो तो सावधानी रखना, प्रोसेस 2 में डायरेक्ट मटेरियल के सामने यूनिट नहीं आते। अरे समझा क्या? समझ रहे हो बात? क्यों नहीं आते? क्योंकि प्रोसेस 2 में जो डायरेक्ट मटेरियल लगा उससे नंबर ऑफ यूनिट थोड़ी इंक्रीज हो रहे हैं।
अच्छा, एक बात अपने दिमाग से निकलने मत दो, तुम बार बार अपने दिमाग से एक बात निकलने देते हो। यहां पे जो यूनिट लिखे हुए हैं ये रॉ मटेरियल की संख्या नहीं है, इस प्रोसेस में बनने वाले फिनिश्ड गुड्स की संख्या है। अगर तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल लगाने से फिनिश गुड्स की संख्या बढ़ती है तो यहां पे लिखना, लेकिन अगर नहीं बढ़ती तो यहां मत लिखना। समझ लो, पहली प्रोसेस से 80 जूते के सोल आए। अब सेकंड प्रोसेस में ऊपर के कवर लगेंगे, लेकिन कवर कितने भी लगा लो जूते 80 के 80 रहेंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट में कुछ मत लिखना। नहीं आया समझ में? तुम्हें समझ में आ रहा है? लेकिन कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो किलो से बिकते हैं, किलो से। तो पहली प्रोसेस से अगर मेरे पास 80 किलो माल आया बनके और मैंने इस प्रोसेस में 20 किलो रॉ मटेरियल और लगा दिया, तो बनने वाला माल 100 किलो हो जाएगा। तो हां, मैं यहां पे 20 किलो लिखूंगा। समझ लो, अगर डायरेक्ट मटेरियल लगने से बनने वाले प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती है तो लिखना, लेकिन अगर क्वांटिटी नहीं बढ़ती तो मत लिखना। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो जो प्रोडक्ट है वो जूता या मैगी नहीं है, वो किलो में बिकने वाली चीज है। तो अब पहली प्रोसेस से मेरे पास 80 किलो माल बन के आया। अब अगर मैं इस प्रोसेस में 20 किलो रॉ मटेरियल और डालूंगा तो बनने वाले आउटपुट की क्वांटिटी 100 किलो हो जाएगी ना। हां, तो फिर यहां पे 20 किलो लिखूंगा मैं। समझे क्या? लेकिन अगर मान लो पहली वाली प्रोसेस में 80 शर्ट का कपड़ा कट के आया, 80 शर्ट का कपड़ा कट के आया, इस प्रोसेस में मैंने सिलाई की, सिलाई में क्या लग रहा है? धागा। तो सेकंड वाली प्रोसेस में डायरेक्ट मटेरियल क्या लग रहा है? धागा। अब मैं तुमसे पूछूंगा, ये बता, धागा लगने से तेरी शर्ट बढ़ जाएगी क्या? नहीं, तो यहां पे मत लिखना नंबर, यहां पे कुछ नहीं आएगा। समझे क्या? समझ में आ रही बात? पक्की बात? तो आप ध्यान रखना, यूनिट जो आपने लिख रखे हैं वो बनने वाले फिनिश्ड गुड्स के यूनिट है। अगर तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल लगाने से फिनिश्ड गुड्स की क्वांटिटी बढ़ती है, फिनिश्ड गुड्स की, तो आप यहां पे लिख देना कितनी बड़ी है, वरना मत लिखना। सर पता कैसे चलेगा? जब किलो में हो तो लिख लेना, जब यूनिट में हो तो मत लिखना। और वैसे में मैं तुमको बता दूं, तुम्हें प्रोसेस बी के डायरेक्ट मटेरियल के नंबर ऑफ यूनिट कभी गिवन ही नहीं होंगे। ठीक है? आपको पता है, एग्जाम जो हमारे एग्जामिनर होते हैं ये एक अंदाजा लगाते हैं कि एक इंटरमीडिएट का बच्चा कॉन्सेप्चुअली कितना क्लियर होगा। ठीक है? उनको पता है इंटरमीडिएट का बच्चा इतना क्लियर नहीं आता कि उसको ये समझ में रहे कि ये जो यूनिट यहां पे लिख रखे हैं ये फिनिश्ड गुड्स की यूनिट है। अब मेरे प्रोसेस 2 में, प्रोसेस बी में डायरेक्ट मटेरियल लगाने से अगर बनने वाले माल की संख्या बढ़ती है तो यहां पे मैं मेंशन करूंगा, वरना मैं मेंशन नहीं करूंगा। उनको पता है कि इंटरमीडिएट के बच्चे में इतनी अक्ल नहीं होती, तो वो लोग प्रिकॉशनरी क्या करते हैं, जब तुम्हें प्रोसेस बी का डायरेक्ट मटेरियल देंगे तो तुम्हें नंबर ऑफ यूनिट कभी बताएंगे ही नहीं। और जब डायरेक्ट मटेरियल के नंबर ऑफ यूनिट तुमको बताएगा ही नहीं तो तुम लिखोगे क्या? अरे समझ रहे हो? मतलब मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि सवाल बनाने वाले आपकी बहुत सहायता करते हैं। उनको पता है बच्चा इतना सोच नहीं पाएगा, इसलिए वो लिखते ही। खैर, मैं आगे बढ़ूं, चलें आगे। अच्छा, अब आप मुझे जल्दी से बताओ, अगर प्रोसेस बी आखिरी प्रोसेस है तो बनने वाला माल कंप्लीट हो गया, प्रोसेस सी है ही नहीं। अच्छा, अगर प्रोसेस सी होती तो प्रोसेस सी में भेज देते, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं प्रोसेस सी नहीं है, तो बनने वाला माल सीधे चला जाएगा कहां? बाय फिनिश गुड्स अकाउंट। कॉस्टिंग पी एंड एल में क्यों जाएगा बेटा? जो माल तुमने बनाया उसको पी एंड एल से राइट ऑफ करना चाहते हो क्या? अच्छा, अब जल्दी से मुझे बताओ, बाय फिनिश गुड्स अकाउंट ये मैंने कर दिया, तैयार माल को मैंने फिनिश गुड्स अकाउंट में भेज दिया। पर अब मेरा सवाल सुनो, मेरे पास प्रोसेस ए से 80 यूनिट बनने आई थी, उस पर मैंने सारा काम किया। अरे 80 जूते के तले आए थे, उसी पर मैंने सारा काम किया है। मान लीजिए मेरा नॉर्मल लॉस है 10 का, तो माल बनना कितना चाहिए? 70, लेकिन मान लो बन गया 75। हां जी, अब नुकसान 80 का इनपुट है, 75 का आउटपुट है, तो एक्चुअल लॉस कितना है? 5। अब नॉर्मली कितना लॉस होता है? 10। अब की बार कितना हुआ? 5। इसका मतलब 5 बच गए और 5 का नुकसान बच गया। इसी को क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल गेन। अब मेरा सवाल यह है कि अकाउंट्स में बताओ, गेन को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट? क्रेडिट। तो अपन एंट्री कर देंगे
प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन। और आप लोग जानते हो बेटा एबनॉर्मल लॉस भी, एबनॉर्मल गेन भी किस पर आएगा? कॉस्ट पर। और जो माल बना वो भी किस पर आएगा? कॉस्ट पर। जो माल बना वो भी किस पर आएगा? कॉस्ट पर। लो भाई, ये तुम्हारा प्रोसेस बी अकाउंट भी बन गया। हाँ जी, मुझे जल्दी से ये बताओ कि क्या तुम्हें ये प्रोसेस बी अकाउंट बनाना समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, एबनॉर्मल गेन की वैल्यू को बाकी के यूनिट में डिवाइड नहीं करना। एबनॉर्मल गेन की जो वैल्यू है उसे कॉस्टिंग पी एंड एल से चार्ज करना है। इसलिए देख लो, एबनॉर्मल गेन भी मैंने किस पर लिया? पूरी कॉस्ट पर। और जो माल बना वो भी किस पर लिया? पूरी कॉस्ट पर। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये जो मैंने अकाउंट बनाया, क्या इससे क्या हुआ? प्रोसेस ए में जो कॉस्ट लगी वो ले ली, उसमें प्रोसेस बी की कॉस्ट को मैंने जोड़ दिया, तो बने हुए माल की टोटल कॉस्ट आ गई। प्रोसेस ए की कॉस्ट है ये, सुन रहे हो? प्रोसेस ए की कॉस्ट है ये। प्रोसेस ए की कॉस्ट में मैंने प्रोसेस बी की कॉस्ट को जोड़ा, तो मेरे बनने वाले माल की टोटल कॉस्ट आ गई। और साथ में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का एडजस्टमेंट भी हो गया। अरे बताओ ना, पॉइंट क्लियर या नहीं है? जल्दी बताओ, पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है एकदम? बात समझ में आ गई? मुश्किल तो नहीं लग रहा प्रोसेस अकाउंट बनाना? अच्छा, लेकिन अब क्वेश्चन आता है, सर नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है? नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा? नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा? हाँ जी, नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा? और बेटा एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनेगा? एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनेगा? हाँ जी बेटा, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनेगा? इसे बहुत केयरफुली सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं सच बताऊं तो प्रोसेस कॉस्टिंग के सवालों में ये नॉर्मल लॉस अकाउंट ही थोड़ा सा समझने की चीज है। अच्छा, ये बताओ, मैंने आपको एक बात बेसिक कॉन्सेप्ट के टाइम पर बताई थी, नॉर्मल लॉस कभी एक्चुअल लॉस नहीं होता। नॉर्मल लॉस हमारा प्री डिटरमिन्ड लेवल है, जो हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक हम मानते हैं कि आमतौर पे हमें इतना नुकसान होता है, दैट इज नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब आपने प्रोसेस 1 में लिखा बाय नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में आ जाएगा टू प्रोसेस ए। ये नॉर्मल लॉस आ गया और ये उसकी साल्वेज वैल्यू आ गई। बेटा तुमने प्रोसेस ए अकाउंट में लिखा था बाय नॉर्मल लॉस यूनिट और उसकी साल्वेज वैल्यू, तो क्रॉस एंट्री में भी यूनिट और उसकी साल्वेज वैल्यू आएगी। तुमने प्रोसेस ए में लिखा था बाय एबनॉर्मल लॉस, तो बेटा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में आ जाएगा टू प्रोसेस ए, यूनिट और उस यूनिट की कॉस्ट, यूनिट और उसकी कॉस्ट, हां या ना? थोड़ा जल्दी से मुझे जवाब देंगे अगर आपको ये बात समझ में आ गई है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मेरा नॉर्मल लॉस है 10 का और मेरा एबनॉर्मल लॉस है 10 का, दैट मींस मेरा एक्चुअल लॉस कितना है? 20। इसका मतलब मेरे पास बेचने के लिए कचरा कितना है? 20 यूनिट्स का।
बेटा समझ में आ रहा है? मेरे पास में बेचने के लिए स्क्रैप कितना है? 20 यूनिट्स का। सही है, बेच दो। कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस, ये मैंने बेच दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस का जो कचरा है वो भी बेच दो। कैश अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, तो ये लीजिए बेटा, मैंने एबनॉर्मल लॉस का कचरा भी बेच दिया। अब थोड़ा दिमाग लगाओगे? नॉर्मल लॉस अकाउंट में देखो, इधर भी साल्वेज वैल्यू, इधर भी साल्वेज वैल्यू, तो क्या ये खाता मैच हो गया? खाता मैच। लेकिन एबनॉर्मल लॉस में देखो, इधर है कॉस्ट 100 रुपए, इधर है साल्वेज वैल्यू 10 रुपए, तो बाकी बचा 90, वो कहां जाएगा? तो जो बाकी का बचा 90, वो जाएगा तुम्हारा कॉस्टिंग पी एंड एल में, वो जाएगा तुम्हारा पी एंड एल में, वो जाएगा तुम्हारा पी एंड एल में। अरे समझा क्या? अरे तुमको समझ में आ रहा है क्या? पक्का? अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अगर ऐसा समझो कि अगर मेरी 100 रुपए की कॉस्ट का माल नष्ट हुआ, पर उसका कचरा बेचने से मेरे को 10 रुपए मिल गए, तो भाई ऑब्वियस ही बात है, मेरा रियल में नुकसान तो 90 का ही हुआ है ना। तो पी एंड एल में नुकसान कितना जाएगा? 90। अरे समझा क्या? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से मुझे बताओ, अगर 100 रुपए की कॉस्ट का माल नष्ट हुआ, लेकिन बचे हुए कचरे को बेचकर अगर मुझे 10 रुपए मिल गए, तो बताओ मेरा रियल में नुकसान कितना है? 90 का। वो 90 का जो नुकसान है वो पी एंड एल में जाएगा। ये देख लो, 100 रुपए की कॉस्ट है, 10 रुपए की साल्वेज वैल्यू मिल गई, तो रियल में मेरा नुकसान है 90 का, वो पी एंड एल में जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे जल्दी से बता दीजिए। यहां तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो मुझे जल्दी से बताएं। नहीं, देखो यहां पे साल्वेज वैल्यू एक्चुअल जो है वो मतलब जो बताएगा वही रिसीव होगी, ठीक है? 10 से कम रिसीव नहीं होगी। रियल लाइफ में कुछ और हो सकता है, पर सवालों के अंदर तो जो साल्वेज वैल्यू बताएगा अपन मानेंगे उतनी मिली है अपने को। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब मेरी बात का जल्दी से जवाब दो। आपको ये समझ में आ रहा है कि भैया 100 रुपए की कॉस्ट का माल नष्ट हुआ, साल्वेज वैल्यू 10 रुपए मिल गई, तो रियल में अपना नुकसान कितना है? 90, और वो 90 का नुकसान कहां जाएगा? पी एंड एल में। डन डन। मेरे वर्चुअल वाले बच्चों मुझे जल्दी से ये बताओ कि क्या तुमको ये वाली बात समझ में आ गई कि 90 रुपीज पी एंड एल में जाएगा? अरे सर एकदम डन, फर्स्ट क्लास, हमें समझ में आ गई। इसमें बच्चों वाली बात है, क्या बात है? हाँ कि ना, बच्चों वाली बात है। तो लेकिन अब जरा एबनॉर्मल गेन की बात को समझना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सुनना। अब प्रोसेस बी में आपने लिखा बाय नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में आ जाएगा टू प्रोसेस बी। कितने? टू प्रोसेस बी, यूनिट और सेल वैल्यू। अब थोड़ा दिमाग लगाना, यूनिट कितनी? 10। मान लो साल्वेज वैल्यू कितनी? 20। अरे सुना क्या ये? अच्छा प्रोसेस बी में तुमने लिखा था टू एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन में पोस्टिंग आ जाएगी बाय प्रोसेस बी, और बाय प्रोसेस बी आ जाएगा 5 यूनिट, और मान लो कॉस्ट है 500 रुपए। 5 यूनिट और मान लेते हैं कॉस्ट कितनी? 500 रुपए। अरे सुना क्या? अब तुम सोच के मुझे बताओ कि अगर मेरा नॉर्मल लॉस है 10 और एबनॉर्मल गेन है 5, तो रियल में मेरे को नुकसान कितना हुआ है? सिर्फ 5 का। इधर देखो, अगर आपका नॉर्मल लॉस है 10, एबनॉर्मल गेन है 5 और आपका आउटपुट है 75। अब एक मिनट इधर देखो, इनपुट है 80 का, आउटपुट है 75 का, तो रियल में नुकसान कितना हुआ है? 5। नॉर्मली मुझे 10 का नुकसान होता है, लेकिन अब की बार मेरे को 5 का ही नुकसान हुआ है, 5 यूनिट का नुकसान बच गया। तो आप मुझे बताइए मेरे को एबनॉर्मल गेन कितना हुआ? 5। अरे सुन रहे हो क्या? अब जरा समझो, नॉर्मल लॉस है 10,
लेकिन मेरा रियल लॉस कितना है 5। अब प्रॉब्लम समझो बेटा, तुमने नॉर्मल लॉस अकाउंट में पोस्टिंग कर दी 10 यूनिट 20 रुपए, सुना क्या? लेकिन रियल में जो तुम्हारा नुकसान हुआ है वो तो 5 यूनिट का ही हुआ है। तो बेचने के लिए जो तुम्हारे पास कचरा है वो कचरा तो 5 ही यूनिट का ना। अरे 80 में से 75 यूनिट कंप्लीट हो गई, तो रियल में टूटी कितनी 5। तो तुम्हारे पास बेचने के लिए कचरा कितना है 5 यूनिट, और नॉर्मल लॉस में तुमने यूनिट कितने लिख रखे हैं 10। गड़बड़ हो गई। तो अब इसे कैसे टैकल करोगे? सुनना बेटा, इधर ध्यान दो। जो 5 यूनिट टूटी हुई हैं उनको तो तुम बेच दो 10 रुपए में, और जो बाकी की 5 यूनिट नष्ट नहीं हुई उन्हें एडजस्ट कर दो बाय एबनॉर्मल गेन में। तो उन बाकी की बची हुई 5 यूनिट जो नष्ट नहीं हुई उनकी साल्वेज वैल्यू को एडजस्ट कर दो एबनॉर्मल गेन अकाउंट में। सुना क्या? उनकी साल्वेज वैल्यू को एडजस्ट कर दो एबनॉर्मल गेन में। सुना क्या? कहां एडजस्ट कर दो? एबनॉर्मल गेन में। नहीं आया समझ में? अरे भाई, तुमने नॉर्मल लॉस अकाउंट में 10 यूनिट बुक कर दी, लेकिन रियल में टूटी हुई यूनिट कितनी है 5। तो भाई तुम्हारे पास कचरा 5 ही यूनिट का है, तो जो कैश में बिकेगा वो तो 5 यूनिट ही बिकेंगे, और बाकी के 5 कहां एडजस्ट करोगे? एबनॉर्मल गेन में। अरे सुना क्या? अब देखो, इस पूरी एंट्री का मतलब मैं समझाता हूं। नॉर्मली मेरा लॉस होता है 10 का, एक्चुअली मेरा लॉस हुआ 5 का, और बाकी 5 मेरा एबनॉर्मल गेन हो गया। नहीं आया समझ में? मैंने यहां पे लिखा कि भाई नॉर्मली मेरा 10 यूनिट का नुकसान होता है, उसमें से 5 का नुकसान हुआ वो मैंने बेच दिया, और बाकी जो बचा 5 वो मेरा नुकसान हुआ ही नहीं, वो एबनॉर्मल गेन हो गया। सुना क्या? तो मैंने उसे एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन प्लीज ध्यान से देखो, नॉर्मल लॉस अकाउंट में साल्वेज वैल्यू रिकॉर्डेड है, तो मैंने एबनॉर्मल गेन अकाउंट में साल्वेज वैल्यू ही ट्रांसफर की है। समझा क्या? अब सुनो, अब एबनॉर्मल गेन अकाउंट में पोस्टिंग आ जाएगी टू नॉर्मल लॉस 5 यूनिट 10 रुपए। 5 यूनिट 10 रुपए। अब 500 में से 10 एडजस्ट हो जाएंगे, और बाकी जो बचा 490 का एबनॉर्मल गेन, बाकी जो बचा 490 का एबनॉर्मल गेन, ये चला जाएगा पी एंडल में, ये चला जाएगा पी एंडल में। पक्का? लेकिन दोस्तों, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरे मन में कुछ सवाल होता, और मैं उस सवाल का जवाब देता हूं। मेरे मन में सवाल आता, सर ये वाली बात समझ में नहीं आ रही कि एबनॉर्मल गेन पी एंडल में 490 क्यों जा रहा है। मैंने बोला थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, अगर ये 5 यूनिट नष्ट नहीं हुए तो तुम्हें 500 रुपए मिले, और अगर ये नष्ट हो जाते तो भी तुमको 10 रुपए तो फिर भी मिलते। अरे समझा क्या? अगर ये 5 यूनिट नष्ट नहीं हुए तो तुम्हें 500 रुपए मिल रहे हैं, अगर नष्ट हो जाते तो 10 रुपए मिलते। तो बताओ, नष्ट नहीं होने से कितना फायदा हुआ? 490 का, 500 का नहीं हुआ। आप मुझे बताओ, नष्ट नहीं होने से कितना फायदा हुआ? 500 का नहीं, 490 का। नष्ट नहीं हुए तो आपको 500 रुपए मिलेंगे, नष्ट हो जाते तो आपको 10 रुपए मिलते। तो नष्ट नहीं होने से फायदा कितना हुआ? 490। तो ध्यान रखना, एबनॉर्मल गेन 500 नहीं है, एबनॉर्मल गेन तुम्हारा सिर्फ 490 का है, वो तुम्हारे पी एंडल में जाएगा। अरे लॉजिक्स पकड़ में आ रहा है क्या बेटा? लॉजिक पकड़ में आ रहा है? नॉर्मल लॉस अकाउंट में मैंने कैसे समझाया भाई, 10 यूनिट का नुकसान होना था, 5 का नुकसान हुआ, वो हमने बेच दिया, और बाकी का 5 क्या है? एबनॉर्मल गेन। तो उसे एबनॉर्मल गेन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एबनॉर्मल गेन अकाउंट में जब आए तो मैंने आपको समझाया कि अगर ये नष्ट नहीं हुआ तो 500 रुपए का माल मिला, अगर नष्ट हो जाता तो 10 रुपए का कचरा मिलता। तो नष्ट नहीं होने से फायदा कितना हुआ? 490 का।
और बेटा ये जो 490 है ना, ये चला जाएगा कहां? पी एंडल में। हाँ जी, बताओ ये कहां जाएगा? पी एंडल में। मैं आपको एक बात बता दूं, आप ही ध्यान रखना, कॉस्टिंग पी एंडल भी बोल सकते हो, पी एंडल भी बोल सकते हो। इसका लॉजिक समझाता हूं। हमारी कॉस्टिंग में अकाउंटिंग के दो तरीके होते हैं, एक है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, जो आगे जाकर हम लोग एक चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा एक चैप्टर रहेगा नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, एक चैप्टर रहेगा नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। वहां जाके मैं आपको समझाऊंगा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर यहां पर आपने बाय कैश लिखा है तो आप कॉस्टिंग पी एंडल मत लिखना, पी एंडल लिखना, क्योंकि बाय कैश लिखने का मतलब है हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। अगर तुमने बाय कैश लिखा है तो सिर्फ पी एंडल लिखना, और बाय कैश की जगह अगर तुमने बाय जीएलए लिखा है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका मतलब तुमने नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम लगाया है, तो फिर वहां पे कॉस्टिंग पी एंडल लिखना। समझा? लेकिन बेटा मैं इसमें क्लियर चलूंगा, मैं हर बार बाय कैश लिखूंगा, और क्योंकि मैं बाय कैश लिख रहा हूं इसलिए मैं सिर्फ पी एंडल लिखूंगा। ठीक है, अगर आप बाय जीएलए लिखोगे तो आप कॉस्टिंग पी एंडल लिखोगे। समझ में आ गई बात? आप लोग जब अपना स्टडी मटेरियल देखोगे तो आपको अपने स्टडी मटेरियल में ये चीज देखने को मिलेगी, किसी सवाल में बाय कैश लिखा हुआ होगा, और जिस सवाल में बाय कैश लिखा हुआ होगा उस सवाल में ध्यान देना पी एंडल लिखा होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। और अगर किसी सवाल में बाय जीएलए लिखा होगा तो वहां पे टू कॉस्टिंग पी एंडल लिखा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहा है। लेकिन मैं अपने सवालों को सॉल्व करते टाइम हमेशा इंटीग्रेटेड को फॉलो करूंगा, मैं बाय कैश लिखूंगा, इसलिए मैं हमेशा सिर्फ पी एंडल लिखूंगा। समझा क्या? क्लियर है बात? ठीक है, पर अब ये इंटीग्रेटेड क्या होता है, नॉन इंटीग्रेटेड क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे उन चैप्टर्स में। आज इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, क्या ये तीनों अकाउंट बनाना आपको समझ में आ रहा है? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? सोच लो, सोच लो, सोच लिया? ओके। अब बेटा ये तो बात है पूरी अकाउंटिंग के बारे में, लेकिन अब मैं बात करूंगा टॉपिक नंबर 2 के बारे में, और मेरा टॉपिक नंबर 2 है वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट। बेटा जब आप प्रोसेस अकाउंट बनाओगे ना तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नॉर्मल वैल्यू निकालनी पड़ेगी एबनॉर्मल लॉस की, एबनॉर्मल गेन की और फिनिश गुड्स की। मतलब जो भी आउटपुट है, जो भी आपका माल तैयार हुआ है उसकी। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? ये वाली बात वैसे मैं कल सिखा चुका हूं, ठीक है, पर फिर दोबारा सिखा देता हूं। स्टेप 1, सबसे पहला बेटा, और ये ध्यान रखना, ये वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट हर प्रोसेस के लिए करना पड़ेगा। प्रोसेस 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, सबके लिए अलग अलग। स्टेप 1 कैसे? कैलकुलेट नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। बेटा आपका सबसे पहला काम रहेगा नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालना, यूनिट्स और कॉस्ट, यूनिट्स और कॉस्ट। तो आप यहां पे बेटा सबसे पहला ले लीजिए कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस। बेटा आपकी प्रोसेस में आपने जितने यूनिट बनाने का काम किया और जितनी भी कॉस्ट आपकी लगी, वो सारी की सारी कॉस्ट जोड़ के यहां पे लिख दो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड, सब कुछ मिला के टोटल कॉस्ट यहां पे लिख दो। इसमें से माइनस कर दूं नॉर्मल लॉस को,
इसमें से नॉर्मल लॉस के यूनिट माइनस कर दूं और जो नॉर्मल लॉस की साल्वेज वैल्यू है आप उसे भी लेस कर दूं। तो आप ध्यान से देखो बेटा, यूनिट में से मैंने नॉर्मल लॉस के यूनिट हटा दिए और कॉस्ट में से मैंने साल्वेज वैल्यू हटा दी, क्योंकि साल्वेज वैल्यू जो है वो कॉस्ट की रिकवरी है। हटा दूं तो क्या बाकी बचे हुए यूनिट की कॉस्ट आ गई? और बेटा अगर बाकी बचे हुए यूनिट की कॉस्ट आ गई तो डिवाइड करके निकाल दो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे? जो आपकी कॉस्ट है इसमें यूनिट से डिवाइड कर दो तो आपके पास नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। आप ध्यान से देखो, कल अपन ने यही काम किया था, अपन ने कल यही काम किया था। अब जो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आई इससे आप कर दो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब आप इस नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट की सहायता से आप अपने आउटपुट की कॉस्ट निकाल लो। कैसे? जो आपने फिनिश्ड गुड्स बनाया, जो आपने फिनिश्ड गुड्स बनाया, आप उसकी यूनिट्स को नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आपके पास फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी? जो आपका एबनॉर्मल लॉस है उस एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को आप नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी। और बेटा यदि आपका एबनॉर्मल लॉस नहीं है, एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स को आप नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास एबनॉर्मल गेन की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने एबनॉर्मल गेन वाली यूनिट्स को नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास एबनॉर्मल गेन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, मतलब एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट आ जाएगी। आप मुझे बताइए, अगर आपको याद आए तो ये वाला काम मैं आपको कल भी करके बता रहा था। पहले मैंने नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी और फिर उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल रखी थी, याद है आपको? तो ये वाला काम मैंने कल भी करके बताया था। और ये वाला काम मैं जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा था, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के टाइम पर भी आपको यही चीज करके बताई थी। अरे समझा क्या बेटा? सबसे पहला काम नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। अच्छा, आपको याद है मैंने एक चीज आप लोग को सिखाई थी, कॉस्टिंग में कभी भी एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकलती। कॉस्टिंग में हमेशा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकलती है, वो भी ऐसे, ठीक है? और जो भी माल बनाया उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट पे। बोलो ना मेरे प्यारे, बोलो जल्दी। गॉट इट? पक्का? चलो आगे। ओके, तो भाई ये जो है ये मेरे वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरे पास आ जाएगा। आउटपुट की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत? मैं आपको बता दूं, अगर आपने इतना समझ लिया तो मैं बहुत सारे सवाल अब सॉल्व कर सकता हूं। पक्का? अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या आपको रिकैप की जरूरत है? बेटा प्रोसेस ए अकाउंट एकदम सिंपल सी चीज है। प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस ए की कॉस्ट के आगे प्रोसेस बी की कॉस्ट भी जोड़ ली और बनने वाले माल की टोटल कॉस्ट आ गई। नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रॉस एंट्री पोस्ट करनी है, पर ध्यान रखना जब बेचने निकलो तो स्क्रैप उतना ही बेचना जितना पैदा हुआ है, उससे ज्यादा मत बेच देना, ठीक है? मतलब एबनॉर्मल गेन वाली सिचुएशन से बच के रहना, ठीक है? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन कहां जाएगा? पी एंड एल में, ठीक है? और हर प्रोसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये वर्किंग नोट बनाकर आउटपुट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सही है? चलिए शुरू करें सवाल करना। तो आप सभी लोग अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और आप लोग अपनी अपनी बुक में निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी,